दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने NISM मॉड्यूल 5 की जो चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो था उसकी सबसेक्शन थी 1.1 और 1.2 1.3 हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे 1.4 के बारे में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी करा था तो उसकी एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम था इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो चलिए दोस्तों रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसका सेक्शन था 1.1 जिसमें इन्वेस्टर एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी इन्वेस्टर रहते हैं, अगर कोई बिना गोल के कभी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, लाइक हमें काफ़ी सारे मार्केट में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी इस साल कौन सी स्कीम चलेगी, स्टॉक ज़्यादा बेटर है या कोई और एसेट क्लास। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें सुनने को मिलते हैं। तो उसके लिए यही उन्होंने बोला है कि उसे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हमसे बात करता है तो हमें यही उससे पूछना चाहिए कि भैया क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वाई यू वांट टू इन्वेस्ट। तो वाई के बारे में हमने पढ़ा। फिर सिनेरियोस पढ़े कि शालिनी की एज अभी 8 साल की है, वो एक स्पेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो उसके पेरेंट्स को उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। देर आफ्टर रविंद्र अभी 45 की एज में है, उनको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। सुरेंद्र सिंह घर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग किस तरीके से होगी। या मिसेस डिसूजा अभी रिटायर हुए हैं और उनके पास लमसम अमाउंट है, तो उसे वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देर आफ्टर फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जिस तरह से किसी इंसान के अगर फाइनेंशियल गोल्स डिसाइडेड हैं, देर आफ्टर उस पर किस तरीके से वर्किंग करनी है हमें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 1.1.3 शॉर्ट टर्म नीड वर्सेस लॉन्ग टर्म नीड। तो इसमें हमने दो टेबल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, ड्रीम्स, गुड टू हैव और इमीडिएट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ा था। और सेकंड जो टेबल रहा था वो था टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। अर्जेंट क्या है, नॉन अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.1.4 जो कि सब सेक्शन है। तो इसमें आएगा फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजॉन फॉर देयर अचीवमेंट एंड इन्फ्लेशन। The next step would be to assign amount to the financial goals. In the process of planning, this is an important question. How much would it cost? Shalini, the 8-year-old, wants to be a space scientist, for which she needs a good quality education. How much would such education cost? Well, this question must be answered in terms of amount needed when Shalini reaches college, and that is roughly a decade from now. In such a case, the costs are quite likely to move up. Such a rise in the cost of gold is called inflation. It applies to many other areas of personal finance. This is known as inflation, which respect to the goal value. तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जिस तरह से शालिनी की आज एज है 8 साल, तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए अभी काफ़ी वक्त है। बट आज की डेट में जो कॉस्ट कर रहा है, उस टाइम पे जो एजुकेशन कॉस्ट रहेगी वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ जाएगी। तो ये जो कॉस्ट बढ़ने का रहता है, इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि इतने टाइम पीरियड में इतनी कॉस्ट जो राइज़ करी है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हम प्लान करेंगे वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के ही करेंगे। एंड सेकंड पैराग्राफ, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फॉर द गोल वैल्यूज इज क्रिटिकल, विदाउट विच द एंटायर प्लानिंग कैन गो haywire. The cost of education has been going up at a very fast pace over the last few decades. Similar is the case of the cost of healthcare, which can have a big impact on the expenses during the retirement years. तो दोस्तों जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं उसमें हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज कि जिस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर की जो इन्फ्लेशन है ये सबसे तेज़ी से बढ़ी है।
तो हर एक चीज़ की आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में देख लीजिए, आज से 10 साल पहले जो उस प्रोडक्ट की कीमत थी आज उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ पे इन्फ्लेशन एप्लीकेबल रहती है। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन भी ध्यान में रखनी पड़ती है, ताकि हमारी प्लानिंग जो है वो वेस्ट ना हो जाए। अब केस स्टडी कर लेते हैं। इन केस ऑफ शालिनीज हायर एजुकेशन, एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ हर हायर एजुकेशन इज ₹50 lakh in today's price, whereas Shalini would go to college 10 years later. If the inflation is in college fees expected to be 8% per annum, her parents need to provide for rupees 1,07,94,625 in 10 years approximately. There are too many assumptions involved here. The cost Shalini would pursue the cost of the education and the inflation. However, one needs to start with some assumptions to start, else the parents may plan to accumulate ₹50 lakh, which would be grossly insufficient. तो दोस्तों जिस तरह से हमने पढ़ा कि शालिनी अभी 8 साल की है और उसकी हायर एजुकेशन में अभी 10 साल का टाइम पीरियड है, बट जिस कोर्स के लिए वो जाना चाहती है उस कोर्स की आज की डेट में उस कोर्स में जाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो फ़ी वगैरह रहेगी या टोटल एक्सपेंसेस रहेंगे वो 50 लाख के अराउंड कॉस्ट करते हैं। तो अगर हम 8% की अगर एजुकेशन की जो फ़ी है वो 8% के रेट पे बढ़ती है, तो आफ्टर 10 ईयर्स उसके पेरेंट्स को उस पर 1,07,94,625 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसकी हायर एजुकेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर उसके पेरेंट्स उस टाइम पे 50 लाख सेव करके रखेंगे वो सफिशिएंट नहीं होंगे उसकी हायर एजुकेशन के लिए। Inflation has a long-term impact and hence while planning for funding all the long-term goals, one must consider inflation in the cost of the goal. On the other hand, the immediate term and near-term goal may not have a big impact due to changes in price. तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो जब भी हम लॉन्ग टर्म या मिड टर्म गोल्स के लिए प्लान करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि नियर टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन इतना मैटर नहीं करती, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। As mentioned earlier, inflation is the rise in price of various products and services consumed. If the inflation is 6% per annum, the household expense would be higher a year later in comparison to today's cost of living. If families' monthly expenses are rupees 30,000 currently, they would be spending rupees 31,800 next year if the inflation is 6%. This does not look like much, but if the inflation stays at the same level, this family's monthly expenses would be roughly rupees 53,725 after 10 years and rupees 96,214 after 20 years. तो इस पैराग्राफ में इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया कि अगर किसी फैमिली का आज की डेट में 30,000 का मंथली खर्चा होता है और इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से बढ़ती है, तो नेक्स्ट ईयर उनका जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो 31,800 होंगे। और अगर सेम इन्फ्लेशन रेट कॉन्टीन्यूटी में रहता है तो आफ्टर 10 ईयर उनके मंथली एक्सपेंसेस 53,725 रुपीज़ होंगे और इसी के अकॉर्डिंगली आफ्टर 25 ईयर्स 96,214 रुपीज़। तो इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में काफ़ी मैटर करती है, बिकॉज कि जिस तरह से हमने नोटिस करा 30,000 के ऊपर अगर 6% एक साल में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1,800 रुपये का डिफरेंस। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इतना प्लान करा होता और इतना डिफरेंस आता तो ये माइनर चेंज एक इन्वेस्टमेंट या फिर एक इन्वेस्टर हैंडल कर सकता है। जबकि अगर डिफरेंस जिस तरह से हम देख रहे हैं 30,000 एंड 96,000, तो ये काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है, ये मैनेज नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन को भी प्रेफरेंस दी जाती है। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन ऑल दीज फाइनेंशियल गोल्स, ए मिसमैच of cash flows. Either the expenses are far higher than the income at the point
of time, or there is no income at the time of funding these goals. Since these are future goals, an investor may have time to accumulate one's saving and grow them through appropriate investment avenues. तो दोस्तों जिस तरह से मतलब मोस्टली जितनी भी फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, ठीक है, वो कॉमन तो दोस्तों यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे फाइनेंशियल गोल्स में एक कॉमन चीज़ रहती है कि हमारे पास जो कैश फ्लो रहता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस आती हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सपेंसेस, या हमारी इनकम उस लेवल की नहीं होती जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि हम अपनी सेविंग्स को एक्युमुलेट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश करें टाइमली। तो अभी आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक 1.2 पे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके काम आ सकती है। एज़ वेल एज़ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी शेयर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा बूस्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस को आपके सामने लेके आ सकें। थैंक यू दोस्तों।